विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस के संविधान के पंचम गणराज्य के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पंचम गणराज्य का निर्माण मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत लघु समिति ने अत्यंत अल्प समय में किया है। इस संविधान के ऊपर जनरल डी गाल के विचारों, आकांक्षाओं और संवैधानिक मान्यताओं की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस संविधान निर्माण का जो मूल उद्देश्य था वो ये था, सुदृढ़ कार्यपालिका का निर्माण करना और संसद की शक्तियों को युक्तियुक्त बनाना। वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 को अपनाया गया है। इसे आमतौर पर पांचवा गणराज्य कहा जाता है। 1946 में चौथे गणराज्य की इसने जगह ली है। इस संविधान का निर्माण माइकल रेप्रे द्वारा तैयार किया गया है। संविधान की विशेषताएं, इसमें प्रस्तावना है, गणतंत्र संविधान है, लोक प्रभुता है, अधिकार पत्र है, यह अस्पष्ट है, द्विशीर्षात्मक कार्यपालिका है, शक्तिशाली राष्ट्रपति है। यहाँ पर संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया है। आपातकाल है, कठोर प्रक्रिया है, द्विसदनात्मक है, संवैधानिक परिषद जो एक निराली व्यवस्था है। इन सभी विशेषताओं का डिटेल में अब हम अध्ययन करेंगे। पांचवें गणराज्य की प्रमुख विशेषता, यहाँ का जो संविधान है लिखित है, संक्षिप्त है, अधिनियमित है। अमेरिका के संविधान की तरह ये लिखित है। इसमें प्रारंभ में एक प्रस्तावना और बाद में लेख शामिल थे, लेकिन अल्जीरियाई स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर इसकी संख्या 89 हो गई है। इसके अंतर्गत 2000 में यदि हम देखें, 2002 में तो 89 धाराएं हैं, 16 अध्याय है। यह सन 1946 के संविधान से संक्षिप्त है, लेकिन अमेरिका के संविधान से यह कहीं बड़ा है। संक्षिप्त क्यों है? इसके कारण यह है कि इसमें निर्वाचन कानून, संसद के दोनों सदनों का गठन, विधि निर्माण प्रक्रिया आदि के संबंध में संविधान मौन है। इन मूलभूत प्रश्नों का उल्लेख नहीं होने पर हालांकि इस संविधान को अपूर्ण भी कहा जाता है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत और अमेरिका की तरह यहाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है वो निम्न सदन, जिसे प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं वो जनता के लिए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इन्हें संविधान की अवहेलना करने पर अपदस्थ भी किया जा सकता है। जनमत संग्रह की व्यवस्था है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक संविधान कहा जा सकता है। संविधान की एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना उद्देश्यों, आदर्शों को प्रस्तुत करता है। फ्रांसीसी लोग मनुष्य के अधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों के प्रति अपने लगाव की घोषणा करते हैं, जैसा कि 1789 के घोषणा द्वारा परिभाषित किया गया है। 1946 के संविधान की प्रस्तावना द्वारा पुष्टि और पूर्ण किया गया है। इन सिद्धांतों और लोगों के स्वतंत्र दृढ़ संकल्प होकर गणतंत्र उन विदेशी क्षेत्रों को प्रदान करता है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सामान्य आदर्श पर संसद सदस्य स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस गणतंत्र के आदर्श हैं। लोकप्रिय संप्रभुता है। कोई भी वर्ग, व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। यह लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार है, स्पष्ट रूप से घोषित करता है। पांचवें गणराज्य का संविधान अपनी वास्तविक भावना में लोकतांत्रिक राज्य प्रदान करता है। ये लोकतांत्रिक विशेषताएं इस संविधान में देखी जा सकती है, जैसे लोकप्रिय संप्रभुता, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, आवधिक और स्वतंत्र चुनाव, राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार, नियमित चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान, जो प्रतिनिधि है वो जिम्मेवार भी है, जवाबदेह भी है। इसलिए फ्रांसीसी संविधान को एक उदार लोकतांत्रिक संविधान कहा जा सकता है। फ्रांस का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत की तरह अनुच्छेद 2 ये घोषित करता है कि फ्रांस अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक गणराज्य है। गणतंत्र का आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। फ्रांस के सामाजिक जीवन में विशिष्ट धार्मिक प्रतीकों को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संवैधानिक परिषद
फ्रांस के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो संवैधानिक परिषद है, इसे संविधान की समीक्षा करने का अधिकार है, जो कि भारत और अमेरिका में जो अधिकार शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान है, वो फ्रांस में संवैधानिक परिषद को प्रदान की गई है। इसके 9 सदस्य हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली, सीनेट दोनों अध्यक्षों ने संवैधानिक परिषद में 3 सदस्य नामित करते हैं और इसके अलावा गणतंत्र के सभी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो इसके आजीवन सदस्य होते हैं। इस परिषद पहले जैविक कानूनों की संवैधानिकता व असंवैधानिकता की न्याय करने की शक्ति दी गई। उनके लागू होने से पहले संसदीय विधानसभाओं के सामान्य कानूनों प्रक्रिया के नियमों का न्याय किया गया। चुनाव आयोग और न्यायाधिकरण के रूप में भी यह कार्य करती है। यानी कि संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सौंपी गई है। द्विसदनात्मक संसद है। संसद नेशनल असेंबली और सीनेट ये 2 सदनों से बना है। नेशनल असेंबली संसद का निचला, लोकप्रिय और अधिक शक्तिशाली सदन है। सीनेट उस सदन कह सकते हैं जो कम शक्तिशाली है। इसमें फ्रांस की प्रादेशिक संस्था और विदेश में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान के पाठ में दोनों सदनों की सदस्यता, कार्यकाल, योग्यता ये सब छोड़ दिए गए हैं। संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। फ्रांसीसी लोगों के अधिकार हैं। हालांकि अधिकारों को और स्वतंत्रता को अलग सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो अधिकारों का प्रयोग नहीं करते। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि फ्रांसीसी लोग उन सभी स्वतंत्रता अधिकारों को जारी रखेंगे जो कि 1946 के संविधान में उन्हें प्राप्त थी। इसके अलावा गणतंत्र के उद्देश्यों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रूप में जो घोषित किया गया है, वो भी अनुच्छेद 3-4 उन्हें राजनीतिक अधिकार के रूप में प्रदान करते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो अधिकार पत्र अलग नहीं होते हुए भी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन की तरह फ्रांस में एकात्मक राज्य है। हालांकि फ्रांस विशाल राज्य है, लेकिन फिर भी एकात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया गया है। सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है और जो लोगों के लिए पूरे फ्रांसीसी क्षेत्रों पर उनका प्रयोग करती है। स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से नहीं बल्कि फ्रांस की सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है, क्योंकि वहाँ पर एकात्मक शासन है। द्विशीर्षात्मक कार्यपालिका है। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका में एकल है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, लेकिन फ्रांस में अपने तरह की कार्यपालिका का मॉडल है। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ये बंटी हुई है। शासन की शक्ति के 2 केंद्र हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मात्र औपचारिक या सशस्त्र सेनाओं का कमांडर ऑफ चीफ नहीं, बल्कि संविधान उसे अनुच्छेद 5 में एक अंपायर, अध्यक्ष और संरक्षक भी बनाता है। आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 आपातकाल की व्यवस्था करता है। स्वतंत्रता, अखंडता, वचनबद्धता को पूरा करने में यदि खतरा उत्पन्न होता है, रुकावट आती है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संवैधानिक परिषद से परामर्श करके राष्ट्र के नाम संदेश में उपायों की सूचना दे सकता है। आर्थिक सामाजिक परिषद शीर्षक 11 और अनुच्छेद 69, 70, 71 के तहत एक नई परिषद आर्थिक सामाजिक परिषद बनाई गई है। सरकार किसी भी कानून पर इसकी सलाह ले सकती है। कोई भी योजना है, विधेयक है, वो इसकी राय प्रस्तुत की जा सकती है आर्थिक और सामाजिक परिषद की। ये जो परिषद है, ये विचाराधीन विधेयक पर भी अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक इकाइयों का प्रावधान किया गया है। फ्रांसीसी गणराज्य में क्षेत्रीय इकाइयाँ भी हैं, जैसे कम्यून है, विभाग है, विदेशी क्षेत्र हैं। ये स्वशासी इकाइयाँ हैं और प्रत्येक की एक निर्वाचित परिषद है। फ्रांस सरकार के प्रतिनिधियों के पास राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने, विभागों और क्षेत्रों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी है। विदेशी क्षेत्रों के अपने विशेष संगठन हैं और प्रत्येक क्षेत्र के लिए फ्रांस सरकार एक अधिनियम और प्रशासनिक संगठन कार्यों को निर्धारित कर सकता है।
फ्रांस के अंतर्गत संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी मान्यता दी गई है। मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाते हुए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास किया था, वो फ्रांसीसी संविधान के अंतर्गत भी दिखाई देता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से अव्यवहारिक होने के कारण नहीं अपनाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक अपनाया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार है। स्पष्ट किया गया है कि मतदान चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष, प्रत्येक दशा में सार्वभौमिक, समान, विवेकपूर्ण और गोपनीय होगा। पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का यहाँ समन्वय दिखाई देता है। ये इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। जैसे राष्ट्रपति को शासन का केंद्र बनाया गया है, उसे असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और उसे संसद के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था है जो राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। यदि राष्ट्रसभा निंदा प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। शक्तिशाली कार्यपालिका है। संसदीय सरकार को अपनाया गया है, किंतु व्यवहार में कार्यपालिका इसलिए शक्तिशाली है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है और ये राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ भी ग्रहण करता है और स्वतंत्रता, अखंडता को यदि खतरा उत्पन्न होता है तो आपातकाल भी लगा सकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री संसद अध्यक्ष औपचारिक सलाह हालांकि वो लेता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ भी करता है। तो शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया है। संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। प्रथम, संविधान में संशोधन प्रस्ताव संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गणतंत्र के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन उसे साधारण बहुमत में स्वीकार कर लेते हैं, पारित कर देते हैं, तो मतदाताओं के पास भेजा जाता है और उसका अनुमोदन हो जाता है मतदाताओं के द्वारा, तो संविधान संशोधन हो जाता है। दूसरा विकल्प ये है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित करता है, जिसे संसद में उपस्थित मतदान करने वाले 3/5 बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंचम गणतंत्र का जो संविधान है वो निश्चय ही कठोर संविधान है। प्रशासनिक कानून है। प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता है। जैसे डाइसी ने ये कहा है कि कानून के समक्ष इलाज के संबंध में यदि आम नागरिकों और सिविल सेवकों के बीच अंतर किया जाता है, फ्रांस में सिविल सेवक प्रशासनिक कानून के अधीन हैं, उन पर केवल प्रशासनिक न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है, जबकि सामान्य नागरिक सामान्य कानूनों के तहत सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। यह विशेषता ब्रिटेन और भारत में प्रचलित जो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत में एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, तो इनसे बिल्कुल विपरीत है। आम नागरिकों और सिविल सेवकों में ब्रिटेन और भारत में कोई अंतर नहीं किया गया है, लेकिन फ्रांस के अंतर्गत कानून के शासन के अंतर्गत हम कह सकते हैं प्रशासनिक न्यायालय और साधारण न्यायालय, इनमें अंतर किया गया है। बहुदलीय व्यवस्था है, काफ़ी समय से चल रही है। फ्रांसीसी को नागरिक को राजनीतिक संघ बनाने का संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व का अनुमान लगता है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि फ्रांस के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख भी संविधान में है। अनुच्छेद 4 ये घोषित करता है कि मतदान के अधिकार के प्रयोग में दल और राजनीतिक समूह एक भूमिका निभाते हैं। पार्टियां बनाने का अधिकार, उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता अप्रतिबंधित है। उन्हें राष्ट्रीय प्रभुता, लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। अंतिम वाक्य हम देखते हैं, राजनीतिक दलों के संगठन और गतिविधियों पर 2 लोकतांत्रिक सीमाओं का गठन करता है।
तो राजनीतिक दलों का उल्लेख यहाँ पर संविधान में किया गया है। यह जो संविधान है अस्पष्ट है, अनेकार्थी है। 5वें गणराज्य के संविधान में अस्पष्ट अनेकार्थी है। डोरोथी पिकल्स ने एक मैला संविधान कहा, दुर्बलताओं का दर्पण कहा है, अपूर्णता का कहा है, क्योंकि यहाँ पर संविधान, निर्वाचन कानून, समुदाय संघ के दोनों संगठन, न्यायपालिका के संगठन, आर्थिक सामाजिक परिषद, इन संस्थाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि बाद में सैकड़ों अध्यादेश पारित करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। न्यायालय की 2 श्रेणियां हैं। जैसे साधारण और प्रशासनिक कानून है, वैसे न्यायालय भी 2 प्रकार के हैं, साधारण न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय है। साधारण न्यायालय में प्राथमिक न्यायाधिकरण है और शीर्ष पर कैसेशन न्यायालय है। साधारण न्यायालय साधारण कानूनों को लागू करती है, पारस्परिक विवादों का निपटारा करती है। प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना 1789 के संविधान के द्वारा की गई। वर्तमान में प्रशासकीय न्यायालय निम्न स्तर पर प्रशासकीय न्यायाधिकरण और शीर्ष स्तर पर राज्य परिषद जैसी अद्भुत संस्था है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं, फ्रांस ने अपने संविधान के माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता की बुराई को मिटाने के लिए साहसिक और रचनात्मक प्रयास किया है, जिसने पहले राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है। निश्चित रूप से ये संविधान सुधार की ओर अग्रसर है। अतीत के अनुभवों को समेटते हुए डी गॉल के नेतृत्व में इस संविधान का निर्माण किया गया है और फ्रांसीसी संवैधानिक इतिहास में इसकी कार्यप्रणाली के आधार पर यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह फ्रांस को लगातार स्थिर गणतांत्रिक सरकार देने में सफल रहा है। धन्यवाद।